सुना ही होगा तुमने, ऐसे कुंडी छोटे में कुचल दो, तो उसको फिल्टर करके देखो ऊपर क्या रह गया, नीचे क्या रह गया, उसी को डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो मैं तुमको भगा दूंगी और ट्विटर है तो टॉपिक करने में, ठीक है जी। अरे क्या है ये, यहाँ से बढ़ेंगे, आओ। तो वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम तो हमारा क्या टॉपिक होगा, 2 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी स्टार्टिंग के, वही करने हमें। डेट क्या है, लेक्चर, हाँ ठीक है भाई, लेक्चर ये कर ले, मर नहीं बताऊंगी डेट। करना क्या हमें, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, ये पढ़ना है हमें, और कुछ नहीं पढ़ना हमें। और बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है वो तुमको उसके साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो छोटू सा टॉपिक है, सुन लो आराम से। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं नीट में, लगभग 12 मार्क्स। मैं तब भी कहूंगी चैप्टर इस बार डिलीट हो गया है, तो अगर किसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो हमें आके मत पकड़ लो, आप रहे हो तो मना किया था। ऐसा नहीं है, आ सकता है इससे ज्यादा। तो मैंने नीट वालों को चिट्ठी डाली थी, उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया है, तो आई अज्यूम इससे ज्यादा पेपर आ सकता है, ठीक है। तो मेरे गले नहीं पड़ेगा। चलो, बार बार बोलते बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, इतना तो तुमको भी पता है ना, बायो मतलब लिविंग, अब तक तो पता ही होगा। लिविंग सिस्टम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बेसिकली, अगर मैं तुमको बिल्कुल, देखो केमिस्ट्री लेवल पे नहीं जा रहे हम, वो तो बहुत डिटेल हो गया, वो तुम सत्येंद्र सर का दिमाग खाना है ना। लेकिन यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सिंपली कह रही हूँ तुमको कि कार्बन कंपाउंड्स, हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन कंपाउंड है ना, अब उसकी बात करने वाले हैं, दोज आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करने वाले हैं, तो जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकली है दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की हम लोग बात करने वाले हैं मेनली। सो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अ बॉडी इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। और भी सिंपल कर दो तो सेल के अंदर जितने भी है उनको बायोमोलिक्यूल को, जैसे ही, बहुत बहुत ही प्यारा एग्जांपल है इसका, जब हम डाइजेशन वाले चैप्टर करते थे, जो कम भक्तों ने हटा दिया, जो इजी था, बताओ हटाना था तो कुछ और हटाते, वो हटा दिया। बर्गर खाया कभी? बहुत पसंद था बर्गर, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर वो ग्रीन कलर का पत्ता डाल देते हैं, है ना, अच्छी वाला बर्गर। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो इसके अंदर चिकन की टिक्की भी डाल देंगे, है ना। ये क्या होता है, लेट्स, ब्रेड, थोड़ा चीज लगा दे इस पे, थोड़ा क्यों लगाएंगे, हमारी क्लास में हम भर के लगाएंगे। और अब मुझसे दाल चावल नहीं खाए जाएंगे भाई। बताओ, घर में दाल चावल बने हैं, बर्गर बना दिया, आज तो भूखे पेट सोऊंगी मैं। तो बेटा जी, जो ब्रेड होती है इज नथिंग बट अ कार्ब ना, कार्बोहाइड्रेट। बर्गर बहुत सही चीज है, इसमें सब कुछ है। तो ब्रेड इज कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ठीक है, मीठा मीठा होगा। चिकन होता है दैट इज अ प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन मिलता है ना हमें चिकन से, ये कहते हैं ना प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, ये हमें प्रोटीन देता है। अगर मैं लेटिस की बात कर दूं, दैट इज ग्रीन वेजिटेबल्स ना, तो ग्रीन लेटिस इज अ प्लांट ना, तो प्लांट, अगर प्लांट का सेल है ये, तो प्लांट के सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, होगा ना। हम सोचते नहीं है, लेकिन जब भी हम प्लांट खाते हैं तो तुम उसका डीएनए भी तो खाते हो, पापा खाते हो ना, तो यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। और जो चीज है ऑयली होगा, ऑयली, तो मैं इसको लिपिड कह दूं, लिपिड का सोर्स हो गया हमारे। बर्गर के अंदर जो सारी चीजें हैं ना, दीज आर बायोमोलिक्यूल, जो तुम्हारे शरीर के अंदर भी है, हमें ये पढ़ने हैं। समझ आया क्या पढ़ना है? मानती, अब तो पूछ सकते हो यार बर्गर देखने के बाद। तो ये पढ़ना है हमें। ये कह रहे बायोमोलिक्यूल ना अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने कहा अच्छा, करो साइज के बेसिस पे अलग कर दो, तो ओके। तो कह रहे टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल तुमको 2 पढ़ने हैं। एक होते हैं बहुत बड़े, तो उनको देखो बायोमोलिक्यूल है तो बायो बायो तो लिखेंगे हम। जो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े को हम क्या बोले, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। ये तो वही कह रही हूँ, कॉमन सेंस यही, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े। जो छोटे हैं उनको बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कंफ्यूजन होती है ऐसे वर्ड्स में, तो जो वर्ड कंफ्यूज कर रहा है उसी को अंडरलाइन कर लो बस, माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये कह रहे कितने बड़े कितने छोटे, ये देते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ये कहते हैं यूनिट रहेगी डेल्टन, तो जो है 18 to 800 डेल्टन से कम, उनको हम बोलते हैं बायो
माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो है जो 1000 डेल्टल से ऊपर है, तो कहीं पे भी वैल्यू 1000 डेल्टल से ऊपर होगी उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहोगे। समझ आई ये बात? Yeah, ma'am. तुमको कैसे पता चलेगा कौन से है, अभी हम पढ़ेंगे ना आगे, तुमको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमें क्लियर है, अभी कुछ खास था नहीं। अभी कह रहे हैं कि हमको बायोमोलिक्यूल को एनालाइज करना है, तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब मैं लिविंग सेल के अंदर पढ़ी हूँ ना बायोमोलिक्यूल, यानी कि मेरे स्किन के सेल के अंदर कितने बायोमोलिक्यूल्स है ये पढ़ना चाहती हूँ मैं, क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स है। तो कह रहे हैं काम करते हैं, लिविंग सिस्टम से कुछ उठाते हैं। तो अगर तुमको केमिकल एनालिसिस करनी है किसी भी सेल की, कि किसी सेल के अंदर कैसे केमिकल्स है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत है। एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल, स्विमिंग पूल नहीं है भाई, एसिड इनसॉल्युबल पूल, रिटेंटेट, फिल्ट्रेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक तो नीट का एकदम फेवरेट मस्त क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड तुमने यूज किया था, तुमने करा था वो वाला एसिड जिसमें 3 क्लोरीन थे, ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 3 क्लोरीन वाला एसिटिक एसिड, COOH लिखा तो है, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की बात हो रही है यहाँ, याद रहेगा ये? Yo, ma'am. Yeah, ma'am. क्या देखना है कि सेल के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अब तुमने बायोटेक करी है, जब अपन DNA निकालते थे तो हम क्या करते थे उस सेल के साथ, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, फिर हम उसके अंदर से RNA को डिस्ट्रॉय कर देते, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते, सब कुछ खा देते थे, सिर्फ DNA छोड़ते थे, फिर उसको हम स्पूलिंग से निकालते थे, याद है, चम्मच डाल के घुमा देते थे, Yeah, है ना। अब केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे कैसे करनी है, ये कह रहे हैं एक काम करो, लिवर ले लो। ये कौन सा लिवर है भाई, क्या मजाक थे, मेरे को ही हंसी आ गई, कौन चुड़ैल थी ये? लिवर। कहते काम करो, लिवर लो, उसको यहाँ डाल दो, डाल दिया, फिर अब इसे पीट दो। पीटोगे किससे, होता है ना चटनी बनाने वाला, फिर उसे कूट दो, कूट दिया इसके ऊपर, अच्छा है। बहुत प्रिसाइजली कूट लोगे कि एक एक चीज अलग हो जाए, कर पाओगे? no, ma'am. No, अगर ma'am. खाने की Yeah, बात- ma'am. ये कह रहा यो मैम, वो वही कौन सी चटनी है वही तू घर पे बनाता है? मिक्सी में डाल। बेटा तब भी प्रिसाइजली नहीं तोड़ पाएगा, बिल्कुल छोटे लेवल पे नहीं तोड़ पाते, मिक्सी में डाल के भी देख लेना, थोड़ा थोड़ा क्रिटी रहता है वो, ठीक है जी, टेक्सचर रहता है उसमें, तो इसे पीट दो, बढ़िया से पीट दिया। अब क्या करो, उसके साथ वही करो तो तुम चाय के साथ करते हो, चाय को क्या करते हो, चाय छानी रखते हो ना, Yeah, ma'am. हैं? चाय छानी, ठीक है। ये कह रहे हैं एक काम करो, अब एक मीडियम लो, ये जो लिया है पर्पल कलर का, इसको इसके अंदर आप डालो एसिड, कौन सा एसिड डालोगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। भाई वो वर्ड बदल देता है थोड़ा सा, ये इसके साथ बहुत खेलते, याद रखना यही है वो, इसको याद रखना है। कह रहे एसिडिक मीडियम है ये, एकदम गरम गरम एसिड, और कह रहे जो तुमने कुंडी छोटे से ऐसे तोड़ सा दिया है, पिघला दिया तुमने उसको, एकदम चटनी बना दिया उसकी, उसको यहाँ से क्रॉस करवाओ, ठीक है। तो तुम चाय छानी से क्रॉस करोगे। अब मुझे बताओ, जब चाय छानी से चाय को डालते हो तो नीचे कप में क्या गिरता है, चाय। ऊपर क्या रह जाता है, पत्ती। अब अगर उसमें अदरक डाला है, इलायची डाली है, तो वो रह जाएगी ऊपर, Yeah, ma'am. जाएगी, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट नीचे चले जाएंगे लिक्विड, राइट। Yeah, तो नीचे अगर एसिड है, ये एसिड है ना, तुम्हें बस समझना ही है, बाकी तुमको पता है ये एसिड है। तो जो भी चीज नीचे चली गई, नीचे कुछ तो जाएगा इस लीवर के पार्ट से भी, उसको बोल देंगे हम दैट दिस इज एन एसिड, ध्यान से सुनना, एसिड सॉल्युबल पूल। जो चीज नीचे गई है इनऑर्गेनिक मटेरियल है मेनली, और वो एसिड सॉल्युबल है, नीचे चला गया। जो चीज ऊपर रह गई उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट। बताओ किसका साइज ज्यादा होगा, एसिड सॉल्युबल पूल वाले का या रिटेंटेट वाले का, साइज किसका ज्यादा है? रिटेंटेट का। तो ये तो नीचे नहीं गया ना, ये नीचे क्यों नहीं गया, ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, इसको निकाल के एसिड में डालेगी, घुलेगा नहीं उसमें जल्दी, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल है ये, समझ आई। तो रिटेंटेट को ही एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, मतलब चाय की जो पत्ती है ना ऊपर रहेगी उसको कहते हैं रिटेंटेट, एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो चाय नीचे चली गई दैट इज सॉल्युबल पूल, समझ आया? yeah, मैम। अब तुक्का मार के बताओ, बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहाँ मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? माइक्रोमोलिक्यूल, acid soluble.
और मैक्रो मॉलिक्यूल कहाँ मिलेंगे? insoluble, insoluble pool, बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रही। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? bio बायो, micro, हाँ, यानी कि कितने डेल्टन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से वाले होंगे जिनका कितने डेल्टन से वैल्यू ऊपर होनी चाहिए? 1000 delta, 1000 डेल्टन से ऊपर होनी चाहिए, राइट? इतना क्लियर? yo मैम, जरा के देख, अब क्लियर हो गया? एसिड सोल्यूबल पूल का मतलब था जहां पर हमारा क्या पड़ा हुआ है? एसिड। micromolecule, हाँ, ये देखो। और एसिड इंसॉल्युबल पूल मतलब रिटेंटेट, ऊपर वाला। और फिल्ट्रेट जो नीचे चला गया ना, तो इसको मैं फिल्ट्रेट भी कह सकती हूँ। ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड इसमें पड़ा है। क्लियर है अब सबको टर्म? देखो, इसने वही बात यहाँ पे लिखी है, जब बाद में पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सबको, तो लिख कर लाई बाद में पढ़ोगे तो यूल सी कि टेक अ लिविंग टिश्यू लो और उसको ग्राइंड कर लो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके। अब उसको आप नीचे रिलीज करोगे, ठीक है? थोड़ा सा लिक्विड उसमें डालोगे ना, तो उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देना थोड़ा सा। ये इन्होंने वैसे ही पिक्चर लगाई है, ग्रीन कलर का नहीं दिखता, ये तो लगता है कोई फेस पैक है। स्लरी सी बन जाएगी, उसको आप नीचे निकाल दो, फिल्टर कर दो। फिल्टर करने के बहुत तरीके हैं, फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं हम, चीज क्लोज भी यूज करते हैं, और भी होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको सारा का सारा मिल जाएगा, रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट, राइट? तो रिटेंटेट और फिल्ट्रेट में बायो मैक्रोमोलिक्यूल किसमें मिलेंगे? retentate, तो इसके अंदर जो मिले हैं ना, हमें वही पढ़ने हैं चैप्टर में। तो इसके अंदर मुझे मिला है प्रोटीन, भाई इसका साइज होगा 1000 डेल्टन से ऊपर। मुझे इसके अंदर मिला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन की चेन होती है यार वो, ये भी पढ़ा। मुझे इसके अंदर मिला है न्यूक्लिक एसिड, बर्गर में ये सब पढ़े थे ना। अब एक क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेट में मुझे और इनऑर्गेनिक मटेरियल मिला, आपको पढ़ने भी नहीं है वो। क्वेश्चन ये है कि जो लिपिड है वो कैसा होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लिपिड होता है ना, अब ध्यान से सुनना, कि अगर एक लिपिड है, तो लिपिड जब अकेला है, आपने सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुनी होगी, लिपिड की बाइलेयर से बनती है ना? तो जब लिपिड अकेला होता है तो उसका कितना वेट आ जाएगा? उसका आएगा लेस देन 100 डेल्टन। तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल होगा या बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन चंपे की बात है कि रिटेंटेट में ये भी मिलता है लिपिड, तो ऐसा क्यों? लिपिड क्यों मिला ऊपर? मैम बहुत सारे होंगे आपस में कनेक्ट, हाँ एग्जैक्टली जब तुमने चटनी बनाई थी तो सही से तोड़ नहीं पाया ना सेल को, तो हुआ क्या कि जब आप चटनी बनाते हो तो दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रही है सबको? जब आप चटनी बनाते हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ऐसी थी, फिर आपने उसको तोड़ा, तो देखो दो पार्ट में डिवाइड होगी, दिख रही है आपको? दो पार्ट में डिवाइडेड ना। फिर तुमने उसको और अच्छे से ग्राइंड किया, नो डाउट, ऐसी बात नहीं किया। फिर भी तुम देखोगे एक लिपिड मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल अपने आपस में जुड़े रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल अकेले हो गए। तो ऐसे ही आपको ना लिपिड मॉलिक्यूल साथ साथ में मिलेंगे। तो क्या होता है कि जब तुम उसको छान रहे होते हो ना, लिपिड के मॉलिक्यूल गुच्छे में पड़े होते हैं, इसलिए वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इससे मैं क्या कॉन्क्लूड करूं? इससे मैं ये कॉन्क्लूड करूंगी, क्वेश्चन यही है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, शायद आपको स्कूल में भी पूछा जाता होगा, व्हाई लिपिड इज प्रेजेंट एज रिटेंटेड ऑल्दो वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि लिपिड अकेला, ये देखो, एज एन इंडिविजुअल लिपिड एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, ये सही बात है। लेकिन जब आप उसको ग्राइंड करते हो ना, उस एक्सपेरिमेंट में लिपिड के काफी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, तो वो एक्ट करते हैं एज ए बायो मैक्रोमोलिक्यूल। समझ आया? यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में देख लेना वो क्या पूछ रहा है। सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल लिखा होगा तो बायो कौन से वाला? माइक्रोमोलिक्यूल। और अगर उसने लिखा होगा लिपिड मॉलिक्यूल रिटेंटेट में मिल गया, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, गुच्छे हैं लिपिड मॉलिक्यूल के, दैट वुड बी बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? यस मैम। बस इतना ही था, ठीक है? एक और चीज कर रहा है वो, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ले लो लिविंग टिश्यू का, जैसे लीवर लिया, तुम उसको ड्राई कर दो, सुखा दो पूरा। जैसे कभी तुमने देखा होगा अचार उचार डालते हो तो उसको सुखाने देते हो धूप में लगा लगा के,
यो मैम। हल्दी भी ऐसी बनती है, उसको सुखा देते हैं, तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा टाइम के साथ, रोज धूप में सुखाओगे, फिर जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा उसको ड्राई वेट कहते हैं, कॉलेज में पढ़ा हमने, वेट वेट ड्राई वेट। अब तुम क्या करो, इसको जला दो। जब तुम इसको जलाओगे तो होगा क्या, जितने भी कार्बन कंपाउंड थे वो उड़ जाएंगे, देखो सारे कार्बन कंपाउंड उड़ गए, और जो नीचे बचेगी वो क्या बचेगी, राख। राख, इसी को बोलते हैं ऐश। यस, राखी को बोलते हैं ऐश। अब वो कह रहे हैं ये जो ऐश है ना, इसके अंदर आपको सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, जो जो नीचे फिल्ट्रेट में चला गया था ना, वो ये मटेरियल है। तो सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर आपको स्टडी करना है तो आप इसके थ्रू भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम ऑर्गेनिक मटेरियल स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर। एक कॉन्सेप्ट और, तू सही रहा, मैं देखो एक कॉन्सेप्ट और है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं ये लोग, जो मैंने तुमको पीछे बढ़ाया है एग्जैक्टली वो यहाँ लिखा है थ्योरी में, तो जिसको कंफ्यूजन है वो यहाँ से पढ़ सकता है, सेम पॉइंट्स है। ओके, देखो ना, ये ना तुमको चार्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन देता है, और पूरा पूरा चार्ट तो याद भगवान की दया से मुझे तो नहीं होता तुमको होता है तो कर लेना। पहले चालाकी से कुछ पॉइंट याद रखे हैं, मैं तो वही बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन निकल जाता है उससे। अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग, वो कह रहा है धरती, हम कहते हैं ना एक दिन जैसे जब डेथ होती है तो जला देते हैं या दफना देते हैं, तो हम धरती में घुल जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट अर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि अर्थ जिससे बनी है उसी से हम बने हैं, उसके पास भी कार्बन है, मेरे पास भी कार्बन है, हमारे में कॉम्पोजिशन का फर्क है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये किसके पास ज्यादा है, इन लिविंग हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब वो सॉलिड सर्फेस अर्थ का, एयर की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट का परसेंटेज के बेसिस में उसने डिफरेंस बताया कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में क्या फर्क है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा उसे याद करो, जो वैल्यू सबसे कम उसको याद करो, क्वेश्चन उसमें से निकल जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वैल्यू, कोई कौन सी वैल्यू सबसे कम है, ध्यान से देखो, सबसे कम वैल्यू नंबर कहाँ लिखा है, मैग्नीशियम, कार्बोनेट सल्फर में। अबे ओ मैम नाइट्रोजन। पूरे चार्ट में देखने को बोला मैंने, कंपैरिजन नहीं, चार्ट में देख के बता सबसे कम कहाँ लिखा है, मैग्नीशियम। सबसे कम लिखा है मैग्नीशियम में, वाह। ह्यूमन बॉडी बोला मैंने, चार्ट में बोल रही हूँ, वैल्यू नंबर, सिर्फ नंबर देखो, सबसे कम कहाँ है, 0.03। बड़े पागल हो यार, यहाँ नेग्लिजिबल लिखा हुआ है, नंबर ही नहीं है, इतना कम है कि नंबर कंसीडर ही नहीं होता। नेग्लिजिबल सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारे शरीर में नहीं होता, किसी को एडी की प्रॉब्लम होती है तो सिलिकॉन हील्स दी जाती है उनको पहनने के लिए, है किसी के घर में ऐसा कुछ, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, अर्थ क्रस्ट में देख रहे हो कितना है, बहुत ज्यादा है भाई। तो नेग्लिजिबल वैल्यू सिलिकॉन, इसको अंडरलाइन करो, कौन से पेज नंबर पे चार्ट है आपका, ये है एनसीईआरटी में 143। 143, भाई सिलिकॉन को करो अंडरलाइन, हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल। अब अर्थ पे आओ, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, बहुत लिटिल है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन मेनली गैसीय साइकिल है, वो अर्थ क्रस्ट की है ही नहीं साइकिल, गैसीय साइकिल है वो, और वो फिक्स होता है ना अर्थ क्रस्ट में, तो प्लांट ले लेते हैं उसको, लेकिन ह्यूमन बॉडी में है, इसका कंपैरिजन आ सकता है नाइट्रोजन का, इसे अंडरलाइन करो, मिला, यो मैम। यस, ठीक है। और जिसका बहुत ज्यादा फर्क है, कहाँ गया वो, ये देखो कार्बन 0.03% है सिर्फ अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात कर रही है, हम एटमॉस्फेयर पे भी यही वैल्यू बोलते हैं, तो वैल्यू ऊपर नीचे जरूर होगी, लेकिन तुम्हें स्टार्ट में देखना है, अर्थ क्रस्ट में ये बोल रहा है 0.03%, ह्यूमन बॉडी में देख रहे हो कितना है, कार्बन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल कार्बन कंपाउंड से सारे, तो ये वैल्यू का बहुत फर्क है, तो कार्बन पूछा जा सकता है। ओके, यो मैम। और अगर पूछा जा सकता है तो ऑक्सीजन पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो मेरे को इतना चार्ट देख के पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा है, कार्बन हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो मैंने ऊपर ही लिखा दिया ना, इन लिविंग इज मोर, तो ये तो हमारी बॉडी में ज्यादा है, ये तो तुम देख ही लोगे, राइट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा है। उसके अलावा जो याद रखना है, सिलिकॉन हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल है, और नाइट्रोजन हमारे शरीर में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, क्लियर। तो इसको यस मैम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तो नॉर्मल है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे शरीर में ज्यादा है, क्लियर। यस मैम। ये ये वाला बताना कौन से पेज नंबर पे, 143। 143। लिस्ट अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में मिलते हैं सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम
के पॉजिटिव। सबसे ज्यादा आयन जो मिलता है आपको सेल्स के अंदर दैट इज पोटेशियम, मोस्ट अबंडेंट आयन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन बनता है इससे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। ये तो आपको न्यूक्लिक एसिड आएगा तो बाई जाएगा। चलो ठीक है जी, आगे चले। यो मैम। यो अच्छा, अमीनो एसिड में ज्यूटेराइन आएगा। और यहाँ कहाँ से आ गया ज्यूटेराइन? ओके, फिर तो मैं तुमको ये पढ़ा सकती हूँ। एनसीईआरटी रीड करा दूं, मर तो नहीं जाओगे? नो मैम। नो मैम। ठीक है। आओ, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, जो हमने पढ़ा है ना उसको इसने इंग्लिश में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया उसने। As we continue asking the same question, same way, what type of organic compound are found in living organism? यार कौन से कार्बन कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं? केमिकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से सेंस बनता है। यार कुछ मत करो। We can take any living tissue, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, वेजिटेबल ले लो, वो भी लिविंग ही है, पर हम पीस ऑफ लिवर भी ले सकते हैं और उसको ग्राइंड कर दो विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में। कौन सा पेज नंबर है आपका? 142। 142 42। उसको चीज क्लॉथ से, वो व्हाइट कलर का कपड़ा होता है ना साफ वाला, उससे उसको ऐसे ऐसे फिल्टर कर लो, निचोड़ लो, जैसे पनीर बनाते टाइम करते हैं। जो एक हम कहेंगे फिल्ट्रेट, जो नीचे चला गया, और जो ऊपर रह गया दैट इज रिटेंटेड, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। जो मैंने पीछे बोला था वही यहाँ लिखा है। साइंटिस्ट को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। अरे बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट, नहीं चाहिए, एक मिनट। ये रहा एक्सपेरिमेंट, अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। मिली आपको लाइन? यो पेज नंबर 143 पेज नंबर 140 में मिली आपको अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव लाइन। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, और उसको ड्राई कर लो, फिर उसको आग लगा दो, फिर उससे जो बच जाएगा वो एशिज है। एशिज के अंदर आपको जब आग लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, जो पीछे बच जाएगा दैट वुड बी द एशिज, ऐश। फिर ऐश के अंदर आपको इनऑर्गेनिक मेटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको उसको स्टडी कर सकते हो, राइट? जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पर लिखा है, कुछ और नहीं लिखा। क्लियर सबको? यस मैम। बहुत इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा प्रोटीन पढ़ा दूं? यो यस। ठीक है, 9 o'clock से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, प्रॉमिस। देखो, प्रोटीन हमने कौन से प्रोसेस से देखा था कि बनता है? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। तो डीएनए से पहले होती है एमआरएनए, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए। गुड, सही बोल रहे हो, सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था। ट्रांसलेशन के लिए अपने को याद है टीआरएनए आता था, आया? टीआरएनए अपने ऊपर एक अमीनो एसिड को लगा के आता था, फिर वो एमआरएनए की चेन के ऊपर अमीनो एसिड के पीछे अमीनो एसिड लगाता रहता था, है ना? तो अमीनो एसिड कुछ नहीं होते, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिनके मिलने से एक प्रोटीन बनता है। इतना तो पता है हमें। यो मैम। यो मैम। क्या कर रहे हैं हम? प्रोटीन पे नहीं पढ़ रहे, हम कह रहे हैं पहले अमीनो एसिड तो पता चल जाए ये क्या है, इसको तो जान लेते हैं, फिर देख लेंगे प्रोटीन कैसे बना। तो अमीनो एसिड क्या है? देखो, अगर कोई लंबी सी चेन है तो उसको पॉलीमर कहते हैं, और जिस छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बनती है उसको अपन कहते हैं मोनोमर। सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी है ना, पॉलीमर मोनोमर। यो मैम। हाँ, तो मोनोमर है प्रोटीन के, दैट इज अमीनो एसिड, हम वो पढ़ रहे हैं। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, ठीक है? ये कंबाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। अब मैं बोलूँ ये दिखते कैसे हैं, तो दिखते कैसे हैं आपको इतना पता है, एक कार्बन का कंपाउंड इज नोन एज मिथेन, 2 कार्बन का कंपाउंड इज इथेन। इथेन 3 कार्बन का कंपाउंड इज प्रोपेन। प्रोपेन शाबाश, बस इतना ही चाहिए था मुझे, इससे ज्यादा नहीं। तो मिथेन है ना, मिथेन इज C4 वैलेंसी होती है, CH4 ऐसी होता है ये। यो मैम। यस मैम। 4 लगा देती हूँ हाइड्रोजन इसके आसपास। अमीनो एसिड इज नथिंग, अमीनो एसिड कुछ नहीं होते, बस मिथेन को सब्स्टिट्यूट कर दो। एक हाइड्रोजन हटा, सॉरी, एक हाइड्रोजन हटाओ यहाँ से, COH लगा दो, एसिडिक ग्रुप लगा दिया। एक हाइड्रोजन हटाओ,
बेसिक ग्रुप लगा दो NH2। नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है कार्बन का, इसलिए N यहाँ पे लिख रही हूँ। वैसे NH2 ऐसे भी लिखते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसे लिखा जाता है ना, नाइट्रोजन से बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे और कोई R ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक पे हम हाइड्रोजन रहने देते हैं। तो ये क्या किया तुमने, मीथेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, इसलिए अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहलाते हैं। ये लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है। उनको लगता है तुम लल्ले हो, तुमको नहीं आता, तुमको आता है ना ये, Yeah. Yes, ma'am. इतना बेसिक आता है हमें, लेकिन उनको लगता है नहीं आता है, तो ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं अमीनो एसिड, नथिंग एल्स। कितने होते हैं, वैसे तो 20 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी टेक्स्ट में यही पढ़ते हैं कि 20 होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड आगे पीछे लगकर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो जितने प्रोटीन है सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बने हैं। सोचो कितने कमाल की चीज है ये। अब अमीनो एसिड को अगर मैं अब लिख दूं थोड़ा सा टेक्निकली, तो कुछ नहीं कहेंगे हम, ये रहा हमारा सबसे सेंटर वाला कार्बन, जिसके आसपास ही सारा झोल हुआ है। तो जिसके आसपास सारा झोल हुआ है, जिसके आसपास सारे चेंजेस है, इसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, यही कहते हैं ना, Yeah. है ना। तो दिस इज एन अल्फा कार्बन। पूछना तो नहीं चाहिए तुमसे ये, लेकिन हो सकता पूछ ले यार। याद रखना हमेशा जब भी अमीनो एसिड बनाओ, कोई किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, तुम सामने देख रहे हो ना स्क्रीन को, तुम्हारे सामने लिखा है लेफ्ट साइड है ये, इसको लेफ्ट लेना। हम जब भी बायो में डायग्राम करते हैं तो लेफ्ट को राइट लेते हैं, राइट को लेफ्ट लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अमीनो एसिड में नहीं लगाना, बायोकेमिस्ट्री में। ये कह रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है। हमेशा लेफ्ट साइड पे आप NH2 ही रखोगे, ठीक है। दिस इज एन अमीनो ग्रुप, दिस इज अ बेसिक ग्रुप, लिख लो इसके नीचे बेसिक। और राइट साइड पे हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखोगे, COOH, दिस इज एन एसिडिक ग्रुप। क्लियर। Yeah. Yeah, ma'am. जितने अमीनो एसिड है ना इस दुनिया में, सारे अमीनो एसिड में ये चीज कॉमन रहती है। कौन सी, ये वाले ग्रुप कॉमन रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, सब में सेम है। बदलता क्या रहता है, R ग्रुप, ये R group. हाँ, ये बदलेगा और अमीनो एसिड बदल जाएगा। अब अमीनो एसिड 20 है, और उसमें क्या क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, और R इज अ वेरिएबल ग्रुप। क्लियर इतना। Yes, ma'am. हाँ, बस 15 मिनट और भाग जाना। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जो मैंने तुमको बोला, उन्होंने भी यही बोला, कुछ खास अलग तो बोला नहीं है। देख लो, ये N, ये H, ये H, C O O E, E E E E E E E, R बदलते रहेंगे, इतना ही है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ खास बोला नहीं इसने। अब टाइप ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। देखो अगर तो तुम्हारे पास समय है तो अच्छे से पढ़ लो अमीनो एसिड्स को। आवाज आ रही है, Yeah. Yes, ma'am. लाइट चली गई, लाइट। कोई बात नहीं, एक पॉइंट है वो बता के जाऊंगी। एनसीईआरटी खोलो, राइट हैंड साइड पे पेज है जहाँ बहुत सारे डायग्राम बने हैं, मिला। Yeah, ma'am. इन वाली पिक्चर होगी अमीनो एसिड, Yes, कौन ma'am. से अमीनो एसिड लिखे हैं वहां पे, Glycine, alanine, serine. लाइसिन, एलेनिन एंड सेरिन। Serine. सेरिन को मेंशन नहीं करना लायक। चलो कोई बात नहीं, काम करो, जो मैं तुमको याद कराने वाली थी वो थे बेसिक। चलो ये भी रुको अभी। अमीनो एसिड ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जब तुम्हारे दिमाग में एसिडिक आता है तो क्या चीज आता है, एसिड से क्या समझ आता है, कोई मीडियम एसिडिक है मतलब इसमें क्या ज्यादा होगा, Sour taste. सॉर टेस्ट होगा, ठीक है।
फिर भी H positive की concentration. बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होंगे। Yeah, ma'am. एसिड से हम ये इमेजिन करते हैं ना हाइड्रोजन। और अगर मैं बेसिक की बात करती हूँ तो मीडियम में क्या ज्यादा मिलेगा? OH negative ions. OH माइनस। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि H पॉजिटिव जितने हैं उतने ही OH नेगेटिव है, ऐसे ही होता है न्यूट्रल का मतलब, तो है ना? Yeah, ma'am. ठीक है, ये समझ में आता है, राइट? तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ, खुद सोच के बताना, अगर मैं कहूँ कोई अमीनो एसिड है जिसकी नेचर है कि वो एसिडिक है, अगर वो नेचर में एसिडिक है तो तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या ज्यादा मिलेंगे तुमको? H प्लस आयन। प्लस आयन। अगर मैं अमीनो एसिड कह रही हूँ तो अमीनो एसिड याद करके देख, स्ट्रक्चर कैसे बनता था? COOH NH2 H and R। एसिडिक ग्रुप कौन सा है इसमें से, NH2 या COH? COH. COH। एसिडिक है, इसका मतलब कि इसमें COH और ज्यादा है, हो सकता है यहाँ पे कार्बन के साथ COH लगा है, तो एसिडिक का मतलब है COH ग्रुप ज्यादा है, मतलब वन अमीनो ग्रुप और एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यही बात मैं बोल दूं कि अगर कोई अमीनो एसिड बेसिक है तो उसमें क्या चीज ज्यादा होगी? NH2. H2N ग्रुप। हाँ, ऐसा नहीं NH उसके आगे लग जाएगा, बस R ग्रुप में कहीं लगा होगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाएंगे, मे बी ऐसा लगा होगा NH2। ठीक है, तो दो अमीनो ग्रुप्स होंगे और वन कार्बोक्सिलिक होगा, तो वो बेसिक हो जाएगा, राइट? और जब एक ही एसिड और एक ही बेस है, जो हमने पीछे बनाया था अभी, सिंपल सा कि एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक ही बेसिक ग्रुप है, यहाँ पे लेट्स से H और H ही है, देन इन दिस केस दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, Yeah. डन। यस मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया, 5 मिनट्स और। सिर्फ छोटू सी बात है, ये तो आपको डाइट के हिसाब से भी पता होना चाहिए। आपने कभी सुना होगा ना, कुछ अमीनो एसिड है जो आपको खाने ही खाने होते हैं और कुछ होते हैं आपकी बॉडी खुद बना लेती है। Yeah, ma'am. जो तुम्हारी बॉडी खुद बना लेती है, क्या वो तुम्हारे, मतलब अगर तुम्हारी बॉडी खुद बना लेती है तो उसकी डेफिशिएंसी तो होने के चांसेस कम है ना। Yeah, ma'am. यस मैम। लेकिन जो तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बनाती उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा है ना। Yeah, ma'am. खाने में नहीं खा पाओगे। अमीनो एसिड दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, लास्ट है ये, फिर चले जाना। एसेंशियल अमीनो एसिड वो वाले जिसको अगर नहीं खाया तो तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। ठीक है, सो जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तुम इसके लिए खाने पे डिपेंडेंट हो, तुमको ये बाहर से कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा अमीनो एसिड, अगर तुमको याद रहता है ठीक है, नहीं तो जाने देना। इसके अलावा भी प्रोटीन से और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है, आपको बाहर के सोर्स पे रिलायबल आप हो नहीं, आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करती है, एलेनिन आर्जिनिन। सो आई स्टिल सजेस्ट कि रहने दो इसे, लेकिन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में डिफरेंस कर लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकल जाएगा इससे। क्लियर? ये मैम। यस मैम। तो ये बस बेसिक था अमीनो एसिड का, अब इसको अच्छे से और आगे पढ़ेंगे, ज़्यूटेराइन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब आओगे। ओके, Yeah. ये मैम। चलो भाग लो।